अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। लगातार पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। इसी मेहनत का, इसी परिश्रम का आपको फल मिलेगा और फल जिसमें आप चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है, वहाँ आपको अवश्य प्राप्त होगा। लगातार मेहनत करने से, अनवरत मेहनत करने से। तो क्लास है हमारी मुगल हिस्ट्री की। मुगल हिस्ट्री में स्पेशल मकबरों के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी हमारे देश में शासक आए, बाहर से आक्रमण करने आए थे, आक्रांता थे, उन्होंने कौन कौन से टैक्स लगा दी, वो भी थोड़ा सा उल्लेख किया है मैंने इस क्लास में। इसके अलावा स्पेशल बात करेंगे जो भारत में मुगल साम्राज्य के शासक थे या उससे पहले मध्यकालीन इतिहास में शासक थे, दिल्ली सल्तनत में जिन्हें हम पढ़ते हैं, 11वीं सदी हो या 12वीं सदी हो, उस समय में भारत में आए, भारत के अलग अलग हिस्सों में आक्रमण किया। तो इस दौरान उनका जो निधन हुआ, या तो भारत में हुआ, भारत में ही मकबरे हैं, या फिर भारत से बाहर उनको दफनाया गया, वहाँ पर मकबरे हैं। भारत से बाहर इट मीन्स भारत के पश्चिमी देशों में, अलग अलग देशों में मकबरे हैं। तो काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, मकबरे वाले पूछे ही जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। जो भारत में सल्तनत वाले या जो बादशाह अथवा मुगल शासक थे, शासन करके गए, उनके मकबरे कौन कौन सी जगह स्थित हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। तो पहला पॉइंट जो हम शुरू कर रहे हैं वो जजिया कर से। जजिया एक कर था। कर मीन्स मतलब इंग्लिश में तो इसे टैक्स बोलते हैं, हिंदी में कर बोलते हैं। गैर धार्मिक कर था। वैसे कहा गया कि धर्म से कोई लेना देना नहीं था, ऐसा इसके बारे में लिखा है, गैर धार्मिक कर। लेकिन फिर भी ये अधिकांश हिंदुओं से वसूला गया भारत में। जे मुस्लिम लोगों से नहीं वसूला गया था, ऐसा लिखा है, हिंदुओं से सर्वाधिक वसूला गया कर था ये। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में गैर धार्मिक कर लिखा है, जजिया कर को। तो जजिया कर को सबसे पहले किसने लगा दिया, वो नोट करते चलिएगा और देखते चलिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। तो देखिए, भारत में पहली बार जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। कौन से शासक ने? मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। कौन से प्रांत पे लगाया था? सिंध प्रांत पर। यदि राज्य आ जाए कि भैया राज्य कौन सा था जहां पर जजिया कर लगाया गया, तो राज्य का जवाब देंगे हम सिंध प्रांत, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और इसी प्रांत में स्थित है मोहनजोदाड़ो स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का वो दूसरा नगर या शहर जो वर्ष 1922 में खोजा गया राखलदास बनर्जी के द्वारा, है ना। इसी सिंध प्रांत में स्थित है। तो इसी सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण करके वहाँ की जनता से कौन सा कर वसूला? जजिया कर लगाया सबसे पहले इसी ने, है ना। और सिंध प्रांत में उस समय ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। 7वीं सदी की मैं बात कर रहा हूँ। 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण था भारत पर। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट है, जजिया कर को हमेशा के लिए किसने समाप्त कर दिया? हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था जजिया कर को मोहम्मद शाह रंगीला ने। वर्ष भी लिख लेना, 1720 का उल्लेख है ये। कौन सी वर्ष में? हमेशा के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जजिया कर को। काफी लंबे समय तक भारत में चला ये। 7वीं सदी में लगाया गया, आप समझ ही रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 7वीं सदी में, जब 712 में उसने आक्रमण किया था राजा दाहिर पर, जो सिंध का शासक था उस समय, है ना। देवल बंदरगाह को भी उसने कब्जा लिया था, थट्टा नामक प्रांत को भी उसने कब्जा लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने, एक ब्राह्मण शासक था दाहिर, वो शासन करता था उन दिनों सिंध प्रांत पर। ठीक है, तो एक लंबे समय तक चलता है। तो कौन सी सदी है? 18वीं सदी तक भारत में रहा है, लेकिन बीच में बंद भी होता रहा, चालू भी होता रहा। कैसे? देखिए, अकबर का प्रश्न आता है, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1564 लिख लेना वर्ष। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया अपने शासनकाल से, जब अकबर गद्दी पर बैठा था, है ना। 1556 में बैठा था, 1605 तक अकबर का शासनकाल था। इसी दरमियान, इसी कालखंड में सम्राट अकबर ने, माफ कीजिए, बादशाह अकबर ने जजिया कर की वसूली को बंद कर दिया अथवा समाप्त कर दिया। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर, प्रश्न ब्राह्मणों से बनता है हमेशा, है ना। ब्राह्मणों पर, स्पेशली ब्राह्मणों से वसूला गया जजिया कर। वो फिरोज शाह तुगलक था, दिल्ली का सुल्तान था, तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगला पॉइंट है 1666 में पुनः जजिया कर को किसने लगा दिया? तो औरंगजेब ने लगा दिया था। तो ये सभी पॉइंट जजिया कर के ले लिए मैंने, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, शेयर करते चलें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और मित्रों के साथ। दोबारा से किसने लगा दिया? औरंगजेब ने लगा दिया। कब लगा दिया? 1666 में औरंगजेब ने। कौन से टैक्स को? जजिया को।
फिर औरंगजेब के बाद फाइनली किसने खत्म कर दिया था, जैसा कि मैं दूसरे पॉइंट में बता चुका हूं, मोहम्मद शाह रंगीला 1720 में। नोट कर लेना। अगला पॉइंट है महाभारत का फारसी में अनुवाद। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया रज्मनामा के नाम से। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया? रज्मनामा। ये और लिख लेना। किसने किया? बदायूनी, एक व्यक्ति थे बदायूनी और नकीब खां, दोनों व्यक्तियों के नाम लिख लेना। दोनों का मुख्य योगदान रहा फारसी भाषा में किसका अनुवाद? महाभारत का अनुवाद। अगला रामायण का प्रश्न आता है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद इन दोनों ने किया। दोनों में से ये व्यक्ति प्रमुख था, ऐसे लिख लेना, ये व्यक्ति प्रमुख था, वेरी इंपॉर्टेंट था, बदायूनी। ठीक है, नोट कर लेना। रामायण का फारसी में अनुवाद, महाभारत और रामायण दोनों के फारसी भाषा में अनुवाद हुए थे। ये बदायूनी नकीब खां ने, और ये भी बदायूनी ने, और इसका सहयोगी था नकीब खां। अगला है इस्लाम धर्म का पहली इमारत। इस्लाम धर्म की पहली इमारत है ये, तो इस्लाम धर्म की पहली इमारत थी कुतुब मीनार, जो कि 244 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, 244 फीट इसकी हाइट है। इस्लाम धर्म की पहली इमारत है कुतुब मीनार। दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है कुतुब मीनार? दिल्ली में स्थित है, ये नोट कर लेना। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, अगला मुद्दा है सर, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। भारत पर 17 बार किसने आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। कितनी बार? 17 टाइम्स। सबसे ज़्यादा इसी ने आक्रमण किया, और जो गजनी शहर से आया था। कौन से शहर से? गजनी ही शहर से आया था। 17 बार इसने आक्रमण किया, और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था इसका 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर, गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलवर्नी था। इतिहासकार कौन था? अलवर्नी, जो कि किसके साथ आया था? अलवर्नी आया था 11वीं सदी में, महमूद गजनवी के साथ ही आया था। अलवर्नी महमूद गजनवी के साथ ही आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अलवर्नी को कहा जाता है, जिसने किताबुल हिंद की रचना करी। भारत पर आक्रमण करने का क्रम, अब हमारे देश पर जो आक्रमण किया है बाहर के लोगों ने, उसमें कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम हमेशा आते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो, जैसे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया साहब 1175, 78, 91, 92, 93 नहीं 94, चंदावर का युद्ध। ये लगातार युद्ध किए मोहम्मद गौरी ने भारत में। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में। इसके बाद चंगेज खान 1221 के आसपास आता है, जब इल्तुतमिश दिल्ली पे शासन कर रहा था। इसके अलावा तैमूर लंग आता है 1398 में। तो ये 3 आक्रमणकारी जो दूसरे देशों से भारत में आक्रमण करने आए, अन्य देशों से भारत में आक्रमण करने आए, है ना, नोट कर लेना। पहला मोहम्मद गौरी, क्रम आ जाता है जैसे कभी कभार, दूसरा चंगेज खान, और तीसरा तैमूर लंग। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में, और उस समय भारत में शासन में थे नसरुद्दीन महमूद नाम का शासक था। नसरुद्दीन महमूद व्यक्ति, ठीक है, शासक। इसके समय में तैमूर लंग ने। मोहम्मद गौरी का संबंध कौन से वंश से था? संसवनी, सॉरी, संसवनी एक वंश था जिसका संबंध था मोहम्मद गौरी से, जो कि अफगानिस्तान से ही आया था। ऐबक की जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी अपनी लाहौर बनाई थी, और ऐबक के बाद जो अगला शासक आया उसने दिल्ली बनाई थी, इल्तुतमिश ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक जो मस्जिद है वो किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं या 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं। ठीक है, दोनों लिख लेना, 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोंपड़ा इसे बोला जाता है। अगला पॉइंट देखिए, रजिया बेगम दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी कि नहीं थी? दिल्ली की पहली महिला सुल्तान रजिया बेगम थी, जो कि दिल्ली की गद्दी पर 1236 में बैठी थी। कब बैठी थी? वर्ष लिख लेना, 1236 से लेकर के 1240 तक। इसने कितने साल हो गए भाई साहब? 4 साल तक ही शासन किया था सिर्फ, है ना, 4 वर्षों तक। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया बेगम, दिल्ली की पहली महिला शासिका, और इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसको सत्ता से किसने हटाया? प्रश्न रहता है। तुर्कों ने इसे सत्ता से हटाया था, गद्दी से हटाया था। किसने हटाया था? तुर्कों ने हटाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स था। ये नोट कर लेना। गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हुए थे, 11वें नंबर का यही था, क्यूमर्स। अंतिम शासक गुलाम वंश का कौन था? क्यूमर्स। और गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में करी, और वो 10 में मर गया था 4 साल बाद घोड़े से गिर करके। एक खेल खेलता था जिसका नाम था पोलो। यह चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। ये नोट कर लेना। ठीक है,
आगे बात करते हैं बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? काबुल में। अब मकबरों की बात कर लेते हैं। जितने भी प्रसिद्ध मकबरे हैं इनको छाप लेना, मकबरों से प्रश्न बनता ही बनता है ना। या तो युद्धों से आता है इतिहास में, या फिर उनके मकबरों का प्रश्न आता है। ये दो कैटेगरी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वालिटी बढ़ा करके क्लास को देख लिया करो, जिससे साफ लगे, आपको साफ दिखे एकदम, है ना। और शेयर भी करते चलो अपने दोस्त और मित्रों के साथ, बिल्कुल निःशुल्क हमारी सेवा आपके लिए चल रही है। लगातार जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। लेकिन सबसे पहले कहाँ पे था इसका? आगरा में। आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी भाई साहब, आगरा के रामबाग में। तो जहाँ इसको दफनाया गया आगरा के रामबाग में, वो जगह आज भी है, लेकिन जर्जर हो गई है, खंडर हो गई है। अब उस जगह के आसपास कुछ है तो नहीं, लेकिन वो इमारत एक आज भी बनी हुई है चौकोर आकार में। आगरा के रामबाग के अंतर्गत आता है ये इलाका, तो वहाँ पे आज भी है। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि जहाँ से मैं आया हूँ मेरा मकबरा वही होना चाहिए। मतलब अफगानिस्तान से आया था, है ना। अफगानिस्तान के अंदीजन नामक इलाके से आया था। कौन से इलाके से? अंदीजन, फरगना के अंतर्गत आता है जी। आज भी एक सिटी है अफगानिस्तान में अंदीजन के नाम से, वहीं पे इसका मकबरा है। किसका है? बाबर का, ठीक है। तो इसको वहीं दफनाया गया। इसकी इच्छा थी साहब मुझे वहीं दफनाओ, तो काबुल में है। गजनी का, महमूद गजनी का है ये पूरा नाम लिखना, महमूद गजनवी का मकबरा गजनी शहर में ही है। ये भी एक शहर है गजनी शहर, अफगानिस्तान का, यहाँ पे है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और सिकंदरा कहाँ पे? आगरा में। और आगरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश कहाँ पे? भारत में। और भारत कहाँ पे? एशिया में। और एशिया कहाँ पे है? वर्ल्ड में, विश्व में। और विश्व कहाँ पे है? विश्व है पानी में, ठीक है। पानी में है विश्व, पानी में नहीं है। 70% हिस्सा दुनिया का किस में भाई साहब? पानी में ही है। और पानी कहाँ पे है? पानी हमारे किचन के अंदर रखे हुए घड़े में, ठीक है, हमारे मटके में है। पानी कहाँ पे है? जो हमारे स्टूडियो में मटका रखा हुआ है या हमारी बोतल है, पानी उसके अंदर है, ठीक है। ये कोई नहीं, मजाक वाली बात थी, लेकिन मजाक वाली बात नहीं, उसमें क्वेश्चन भी है। तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। और जोधा भाई जो उनकी पत्नी थी, आमिर राजघराने की थी, एक संधि के तहत इनकी शादी हुई थी अकबर की और जोधा भाई की, है ना। तीसरी पत्नी थी अकबर की जी। हिंदू धर्म इन्होंने हमेशा अपने जीवन में अपना करके रखा, और अकबर ने इनके ऊपर कभी दबाव नहीं डाला इस्लाम धर्म अपनाने को। तो अकबर के साथ शादी करने के बाद भी ये हमेशा हिंदू धर्म को मानती थी जोधा भाई। और इनसे ही जन्म हुआ था सलीम का, अर्थात सलीम मतलब जहांगीर बनता है बड़ा होकर के, जो कि न्याय की जंजीर के लिए जाना गया अपने शासनकाल में। कौन सी जंजीर के लिए? न्याय की जंजीर। लोगों को न्याय देने का काम करता था, जो कि आगरा के किले में उसने स्थापित कराई थी न्याय की जंजीर जहांगीर ने, है ना। वैसे बहुत शौकीन भी था, औरतों का बहुत शौकीन था, वुमेन्स का बहुत शौकीन था, और वाइन का बहुत शौकीन था। कौन? जहांगीर, ठीक है। वैसे तो सभी शौकीन थे। तो जोधा भाई का मकबरा भी कहाँ है? सिकंदरा में, दोनों के पास में ही है, ठीक है। एतमादौला का मकबरा, ये नूरजहां के पिता का मकबरा है, जो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ये भी कहाँ है? आगरा में। कौन सी नदी के तट पर हैं ये सभी मकबरे? यमुना नदी पढ़ सकते हैं कॉमन। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा नामक स्थान पर स्थित है। क्या है जगह का नाम? शाहदरा। शाहजहां का मकबरा तो आप जानते ही हैं आगरा में। और आगरा में ताजमहल। आगरा में कौन सा महल है सर? ताजमहल। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा पहला मकबरा जो कौन सी पद्धति पे बना हुआ है? 4 बाग पद्धति पर। और जो हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और शाहजहां का ताजमहल सफेद पत्थर से बना हुआ है। यही अंतर है दोनों के मकबरों में या दोनों की इमारतों में, है ना। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये हमारे कंप्यूटर जी थे, ठीक है, जो अभी आए, अभी प्रवेश करते हैं कंप्यूटर जी क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। तो हुमायूं का मकबरा मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कब्रें स्थित हैं। इसमें शाहजहां के पुत्रों की जैसे दारा सिकों की, शाह शुजा की और मुराद बख्श की भी है। हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम की भी कब्र है। और इसके अलावा उनके शासनकाल के दौरान रहने वाले बहुत सारे अन्य लोगों की कब्रें स्थित हैं हुमायूं के मकबरे में, जो कि 4 बाग पद्धति पर पर्शियन शैली में, इस्लामिक शैली में बना हुआ पहला मकबरा मुगलों का हुमायूं का मकबरा। इसी के पास में है दीनपना नामक एक इलाका, एक पुस्तकालय या विश्व का शरण स्थल इसको कहा जाता है, जिससे गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1556 के आसपास। उसके बाद फिर अकबर आता है शासन में। तो दिल्ली में स्थित है, ये नोट कर लेना। दारा सिकों का भी मकबरा कहाँ है? दिल्ली में ही।
दारा सिकोह का मकबरा इसी में है, हुमायूं के मकबरे में ही है ना। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसका नाम हो गया है वो संभाजी नगर। इसी शहर का नाम सरकार ने क्या रख दिया है? संभाजी नगर। संभाजी एक शासक थे मराठा साम्राज्य के। औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का मकबरा जाना जाता बीवी के मकबरे के नाम से। ये भी कहाँ है? औरंगाबाद में। बीवी का मकबरा औरंगाबाद, ये इसकी बेगम थी। अगला है बहादुर शाह जफर सेकंड, जी मुगलों के अंतिम शासक थे हमारे भारत के। इनका भी मकबरा कहाँ है? म्यांमार में स्थित है, रंगून में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? रंगून में। क्लास बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एक मकबरा को छाप लेना, ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा। मोहम्मद गौरी का मकबरा अफगानिस्तान में ही है, गजनी शहर में। मोहम्मद गौरी का अफगानिस्तान के गजनी शहर में, नोट कर लेना। कोई दिक्कत शक समस्या लगी हो किसी मकबरे में, किसी प्रश्न में, किसी तथ्य में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको अगली क्लास में देंगे। इससे पहले कि आप क्लास को लगातार शेयर करते चलें। ठीक है, आगे बात करते हैं तैमूर लंग का मकबरा। तैमूर लंग, लंग मतलब एक पैर से दिव्यांग था, फिर भी उसने भारत में आकर के बहुत, एक तरीके से कह सकते हैं, कत्लेआम किया था। बहुत बड़ा हत्याकांड उसने किया भारत में आक्रमण करने के साथ साथ। तैमूर लंग जो कि कहाँ से आया था? मध्य एशिया के देशों से आया था। अफगानिस्तान का पड़ोसी देश उज्बेकिस्तान, उस एक इलाके से आया था, उसी हिस्से से आया था। उज्बेकिस्तान में तैमूर लंग को आज अपने एक तरीके से भगवान की दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ के लोग पूजा करते हैं संध्या सवेरे, शाम, सुबह, रात, दिन, है ना, पैर छीते हैं, सारी चीज़। लेकिन वो भारत के हिसाब से, भारत के इतिहास के हिसाब से, हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे इतिहास के नज़रिए से तो एक आक्रांता था। आक्रांता इट मीन्स आक्रमणकारी था, जिसने भारत पर आक्रमण किया, भारत के लोगों को मारा। तो हमारा तो दुश्मन ही था। भारत की सभ्यता के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, हमारी मिट्टी के हिसाब से तो वो हमारे देश का विरोधी था, आक्रांता था, दुश्मन था। ठीक है, लेकिन जहाँ से आया, जिस जगह पे जन्म लिया, जिस देश के लिए लड़ा, तो उनके हिसाब से उनका हीरो है। तो उज्बेकिस्तान से भारत में आया था तैमूर लंग। तो इसका मकबरा भी समरकंद शहर में, उज्बेकिस्तान का बहुत महत्वपूर्ण शहर है समरकंद। तो तैमूर लंग का मकबरा कहाँ है? उज्बेकिस्तान, और जगह लिख लेना समरकंद। अगला पॉइंट है चंगेज खान का मकबरा। चंगेज खान का मकबरा मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया के किसी एक हिस्से में स्थित है, वो भी मैं आपको रिसर्च करके बता दूं, लेकिन अभी मंगोलिया आप लिख लीजिए। चंगेज खान मंगोलिया के एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करता था। तो वहाँ से वो 1221 के आसपास, लगभग 13वीं सदी के उत्तरार्ध में, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, उस समय भारत में आया था सिंधु नदी के तट तक। लेकिन वहीं से वो वापस चला गया था। उस समय दिल्ली में थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था दिल्ली में, जिन्होंने पहला शासक कहा जाता है कि एक संगठन बनाया था, जिस संगठन का नाम था तुर्गाने चैलगनी, जो 40 सरदारों का समूह था। लोगों को, जो अपनी सेना में रहते थे, उनको एकता नामक व्यवस्था उन्होंने शुरू करी इल्तुतमिश ने। तांबे का और चांदी का उन्होंने सिक्कों को जारी किया अपने शासनकाल में। इल्तुतमिश की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों को पढ़ लीजिएगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में, और उनकी पत्नी, जो तीसरी पत्नी थी, हिंदू धर्म से आती थी, जयपुर राजघराने की महिला थी, जिनका नाम था जोधाबाई, उनका भी सिकंदरा में दूसरे हिस्से में है। रोड के दूसरे हिस्से में NH2 बीच में होकर के जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 2, जो कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके एक तरफ है अकबर का मकबरा, इसके दूसरे तरफ है जोधाबाई का मकबरा, सिकंदरा नामक जगह पर, आगरा के भीतर। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली क्लास में आपसे फिर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों को आप नोट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। लगातार हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क। करंट अफेयर्स की क्लास भी मिलेंगी आपको, GS की क्लास और UP स्पेशल, और प्लस में हिंदी के भी टॉपिक्स जो मिल रहे हैं आपको, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं बार बार, है ना, उनको भी आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ बिल्कुल निःशुल्क देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी के ऊपर राधा रानी कृपा रहेगी। सभी को राधे राधे।